रहस्यमयी हत्या पर आधारित एक उपन्यास थोड़ा और करीब। भयानक अतीत। बारिश हो रही थी। एक छोटी सी लड़की रात के कड़े आलिंगन में बंधी बगीचे में पूरी तरह से स्थिर खड़ी बारिश को अपनी त्वचा पर प्रहार करने दे रही थी। बरसात को बहुत अधिक पसंद करने वाली होने के नाते वह हमेशा के लिए बारिश में नृत्य करना चाहती थी, लेकिन वह बस खड़ी रही, बूंदों को उसके पूरे शरीर को भिगोने देती रही, बस अपने आंसुओं को भारी बारिश के साथ मिलाने के लिए खड़ी थी। अचानक घर से निकली दुनिया की तमाम वेदनाओं के साथ एक जोर की चीख पुकार मच गई। छोटी बच्ची घर के अंदर भागी। सपनों की क्रूरता से कोई कैसे बच सकता है, या बुरे सपने से, या सपनों के अंदर के सपने से। जब भी वह झपकी लेने के लिए अपनी आंखें बंद करती थी तो वो दृश्य हमेशा ही उसके सामने आ जाता था और उसके दिल को चीरने और उसको यातना देने लगता था। सपने जो उसे भयानक अतीत में ले जाते थे, जिन यादों को गहराइयों में दबा दिया गया था, हमेशा वो यादें सपनों में उसका पीछा करती थी। कोई अपनी ही छाया से कैसे बच सकता है? एक शैतानी चेहरा उस पर हंस रहा होता था और उसकी मां के बालों को खींचकर पास की दीवार पर उसके सर को पटक देता था और फिर मां को बार बार थप्पड़ और लात घूंसे मारता था। बुरी तरह से आतंकित मंदाकिनी मां की कमर के इर्द गिर्द बाहें डालकर उससे चिपटी रहती थी। उसकी मां मंदाकिनी को जानवर की पिटाई से बचाने की कोशिश करती रहती थी। उसको दिखा था कि कैसे अचानक उसकी मां ने रोना बंद कर दिया था। उसकी निगाहें छत पर टिकी थी। शैतान ने थूक दिया था, बकवास। और मां को उसने फिर से लात मारी थी और एक जंगली की तरह चला गया था। मां के बाद सुबह के सूरज ने खिड़की से झांका तो मंदाकिनी ने अपनी आंखें खोली। उसने सपने के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचा। मंदाकिनी ने अपने राक्षस पिता भानु प्रताप से पहली लात तब खाई थी जब वह अपनी मां के गर्भ में थी। हालांकि उसकी मां के मजबूत गर्भाशय ने उसे उस राक्षसी हिंसा से बचा लिया था, लेकिन मां पेट के अंदर के एक घाव के साथ अस्पताल पहुंच गई थी। वहां मंदाकिनी का समय से पहले ही जन्म हो गया था और उसे 15 दिनों तक इनक्यूबेटर में रखा गया था। उसका शैतानी पिता अपने शैतानी दिमाग से न केवल परिवार के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए भी खतरनाक था। वह एक गुप्त आपराधिक संगठन का मुखिया था जिसने पूरे जिले में अपना जाल फैला रखा था और आतंक मचाया हुआ था। वो 10 साल की उम्र में अपने पिता की हिंसा से बच गई जब उसकी मां ने उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा क्रूर हमले के कारण दम तोड़ दिया था। वो मां के मरने के बाद बहुत दौड़ी थी और दौड़ती दौड़ती अंत में एक अनाथालय के सामने रुकी थी। सहानुभूति के साथ उसकी कहानी सुनकर अनाथालय ने उसकी देखभाल की। उसका पालन पोषण अनाथालय में ही हुआ था। मां की मृत्यु के बाद उसने बहुत मेहनत की, लगन से पढ़ाई की और पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री पाने में सफल रही। उसने खुद को दुनिया में अपना स्थान बनाने के काबिल बना लिया था। मोबाइल बजने से उसके विचार विचलित हो गए। सुशांत का फोन था। गुड मॉर्निंग बेबी। वो उसकी आवाज से उसकी उत्साही मुस्कान का अंदाजा लगा सकती थी। रविवार को इस समय फोन करना ठीक बात नहीं है, मंदाकिनी ने प्यार से शिकायत की। सुनो मेरी जान, मैं अन्नपूर्णा में हूं। मेरे साथ नाश्ते में शामिल होने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अभी अपने बिस्तर पर हूं। अभी तो मेरी नींद भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और आंखें भी बंद है। तो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा।
हाँ, ये ठीक लग रहा है। उसने अपना फोन बंद कर दिया और टॉयलेट में चली गई। नाश्ते के दौरान, आज के लिए तुम्हारी क्या योजना है? सुशांत ने नाश्ते के दौरान पूछा और फिर उसे विस्मय से देखा और अपने मन में ही कहा, ये मुझसे कैसे प्यार कर सकती है? वो आश्चर्य से सोच रहा था। उसकी सुंदर आकर्षक आंखों ने सुशांत के दिल की धड़कन को कम कर दिया। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर की तरफ मुड़ी और फिर वो सुशांत को देखकर एक बार फिर से मुस्कुराई। वो मन ही मन बोला, इसकी आंखें कैसे मुस्कुरा रही हैं। और तुम्हारी क्या योजना है? वो अपने बालों की एक लट को चेहरे से हटाकर कान के पीछे करती हुई बोली। उसके शैम्पू किए हुए बालों की सुगंध से सुशांत के नथुने भर गए थे। उसने एक गहरी सांस ली और वातावरण में उसकी सुगंध से मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ खास नहीं, अगर तुम्हारी कोई योजना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सुशांत ने फिर से उसकी मुस्कुराती आंखों और फड़फड़ाती पलकों को देखते हुए घोषणा की। मुस्कुरा तो रही थी वो, पर सुशांत गहराई में उदासी महसूस कर सकता था। अतीत में उसके प्रति जो क्रूरताएं की गई थी, जिन्होंने उसे घायल कर दिया था, जो उसके दिमाग और दिल की दरारों में गहराई से दबी हुई थी, उनको वो लोग देख सकते थे जो मंदाकिनी को अच्छी तरह से जानते थे। क्या फिर वही सपना देखा है? सुशांत ने चिंतित भाव से उससे पूछा। उसने शांति से हाँ में सिर हिला दिया। क्या तुमको अपने पिता के छिपने की जगह की जानकारी मिली? अभी नहीं। आज मैं शहर में उनके सबसे करीबी सहयोगी से मिलने जा रही हूँ। वो कल ही अमेरिका से लौटा था। उसे मेरे पिता के छिपने का स्थान पता हो सकता है। क्या तुम्हारे लिए पिता से मिलना जरूरी है? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि तुम अपने पिता से बहुत नफरत करती हो। बेशक मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मेरी माँ को मार डाला था और मेरे जीवन को बदल डाला था और मैं अनाथालय पहुंच गई थी। उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला जो उसके प्रतिद्वंदी थे। यहाँ तक कि उसने बहुत से निर्दोष लोगों को भी मार डाला था। अब ऐसे इंसान से मैं घृणा नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? फिर ये मुलाकात क्यों? मेरा मतलब, तो तुम फिर क्यों उस राक्षस जैसे बाप को खोज रही हो? क्योंकि मुझे उससे पूछना है, उसका सामना करना है। उसने मेरी माँ और अन्य लोगों के साथ इतनी क्रूर बातें क्यों की? लेकिन मंदाकिनी ने ये बात सुशांत से छुपा ली कि वह वास्तव में उस शैतान को मारने जा रही थी। उसने अपने बाप को मारने की योजना बहुत पहले से ही बना ली थी और अब वो उसको अंजाम देना चाहती थी। क्या उनसे मिलना तुम्हारे लिए वाकई जरूरी है? सुशांत ने और भी हैरानी से पूछा। शायद उनसे मुलाकात के बाद कम से कम मुझे अपने कष्टदायक बुरे सपने से छुटकारा मिल सकता है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता के उस अमेरिका से आए सहयोगी से मिलने आऊं? सुशांत ने उसकी तरफ आशा से देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे अकेले जाना है उस आदमी से मिलने। तभी वह अपने मालिक के छिपने की जगह का खुलासा करेगा। अगर वह तुमको देखता है तो वह जानकारी को रोक सकता है। तुमको मेरे साथ देखकर वो शायद कुछ भी नहीं बताएगा। तो ध्यान रखना, ये लोग गैंगस्टर हैं। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तुमको बिल्कुल सावधान रहना होगा। एक बार जब मैं अपने दाएं पांव की पिंडली पर निशान दिखाऊंगी तो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके विचारों ने यादें वापस ला दी कि उसे वहां पिंडली पर वो निशान कैसे मिला था। जब वो 7 साल की थी तो उसके पिता की बेल्ट के द्वारा उसकी की गई पिटाई ने उसके दाएं पांव की पिंडली को काट दिया था, क्योंकि वह अनजाने में उस जगह पर पहुंच गई थी जहां वह व्यापार कर रहा था। पिता ने सोचा कि वो छुपकर उसकी व्यापारिक बातें सुन रही थी उस छोटी सी उम्र में। एक बार जब तुम लौट आओ तो मुझे बता देना कि तुम्हारे पिता कहाँ छिपे हैं। सुशांत ने बिल का भुगतान किया और वेटर को एक अच्छी टिप भी दी। सुशांत ने उसको अकेले जाने देने के लिए अपनी सहमति तो दिखा दी थी, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही चिंतित था, क्योंकि वह जानता था कि उसका अपने हत्यारे बाप से मिलना उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था। मुलाकात
कमलनाथ दिन का अखबार पढ़ने में मग्न था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो सोचने लगा कि इतनी सुबह का समय उसे कौन मिलने आ गया था, क्योंकि शायद ही कोई था जो उसको इतनी सुबह सुबह मिलना पसंद करता, और वो शहर में बहुत कम लोगों को जानता था। चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव लिए उसने अखबार को सामने की मेज पर रख दिया और दरवाजा खोलने चल दिया। उसने दरवाजा खोला तो और भी हैरान हो गया, क्योंकि दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। उस लड़की का चेहरा कमलनाथ को कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो उस चेहरे को याद करने के लिए अपनी यादों को ज्यादा केंद्रित नहीं कर सका, और उसको याद नहीं आया कि उसने उस लड़की को पहले कहाँ और कब देखा था। वो शायद उसको जानता था, पर उसको यकीन नहीं था। ये उसकी कल्पना भी हो सकती थी। इससे पहले कि वो उस लड़की को कुछ कह पाता या पूछ पाता, वह लड़की बिना उसकी अनुमति के उस कमरे में दाखिल हो गई। हेलो मिस, आप कौन? मंदाकिनी, मैं मंदाकिनी हूं। जो भी हो, तुम यहां क्यों, और तुमने इस तरह मेरी अनुमति के बिना मेरे घर में प्रवेश क्यों किया? मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं। क्या आपको वो घटना याद है जिस घटना के कारण मेरी दाईं टांग की पिंडली पर यह निशान बना घाव के ठीक होने के बाद? मंदाकिनी ने उसको अपनी दाईं टांग की पिंडली पर निशान दिखाते हुए पूछा। वो एक पल के लिए हतप्रभ रह गया। तभी उसने सुदूर अतीत में पीड़ा के साथ छोटी बच्ची की चीख सुनी। हे भगवान, क्या तुम वो हो? वो पूरी तरह से चकित था। तुमने मुझसे यहां तक पहुंचने जाने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? मंदाकिनी ने बहुत ही आत्मविश्वास से कमलनाथ की आंखों में घूर कर देखते हुए कहा। बेशक, तुमको क्या पसंद है, कॉफी या चाय? मैं ऐसी किसी भी चीज को नहीं छूंगी जिसमें अनैतिकता की छाया हो। बैठोगे भी नहीं? खड़े रहना मेरे लिए आरामदायक है। ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरा मतलब, तुम मुझसे मिलने यहां क्यों आई हो? मैं जानना चाहती हूं कि आजकल मेरे कायर पिता कहां छिपे हैं। तुम्हारे पिता कायर नहीं है, ठीक है? वो एक बहादुर सैनिक है जिसने देश की सेवा की, मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन अब वो कहां है? कमलनाथ हॉल में खिड़की की ओर गया और खिड़की के बाहर उस पेड़ से एक नीम का पत्ता तोड़ा जिसने वहां खिड़की पर अपनी शाखाएं फैलाई हुई थी। मुझे नहीं पता। मेरी आंखों में देखो और बोलो। वो झिझकते हुए उसकी ओर मुड़ा और दयनीय दृष्टि से बुदबुदाया। वास्तव में मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। उसने पास की एक टेबल पर से क्यूबन सिगार का एक पैकेट उठाया और उसे कमलनाथ के चेहरे के सामने लहराने लगी। सिगार उसके पिता के लिए थे। उन्हें क्यूबन सिगार बहुत पसंद थे। उस आदमी ने वो सिगार उसके पिता के लिए ही खरीदे थे। ये क्या है, और आपने धूम्रपान कब शुरू किया? उसने उसे कड़ी नजर से पूछा। ये सिगार मेरे लिए है। मैंने 6 महीने पहले धूम्रपान करना शुरू किया था। वो बुदबुदाया और फिर से खिड़की से बाहर देखा। बकवास, अपने झूठ को बंद करो और मुझे बताओ कि मेरा बाप कहाँ है। मैं तुम्हारे पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। वो गुस्से में था और सोफे पर बैठ गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन मैं फिर आऊंगी। वो उस पर चिल्लाई और दरवाजा पटक कर घर से बाहर चली गई। कमलनाथ ने एक क्षण सोचा। उसके पिता, उसके मालिक हमेशा कमलनाथ के लिए अच्छे ही रहे थे। उसने बूढ़े मालिक की खुशी, लड़की की वापसी पर उसकी खुशी के बारे में सोचा। वो सोचने लगा कि कैसे उस बूढ़े मालिक के अंतिम दिनों को उज्जवल किया जा सकता था। कमलनाथ इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। उसने दरवाजा खोला और पुकारा, मंदाकिनी, कृपया अंदर आ जाओ और वापिस आ जाओ। तलाश। मंदाकिनी ने सुशांत को फोन किया और उसको सुनने लगी। आखिरकार मुझे अपने पिता के छिपने की जगह मालूम चल गई। कहाँ है वो जगह? सुशांत ने पूछा। वो जगह एक घने जंगल के अंदर है। तो तुम अब क्या करने जा रही हो? सुशांत ने बढ़ती हुई जिज्ञासा से कहा। मैं अभी वहां जा रही हूं। क्या
तुम अकेले जंगल में जा रही हो? सुशांत ने चिंता से पूछा। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगी। तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था। वहां पहुंचने के बाद कम से कम फोन से उस जगह का पता तो भेज ही देना, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, मैं भेज दूंगी, चिंता मत करो। क्या उस घने जंगल में जाना बहुत ही जरूरी है? और तुम वहां जाकर क्या करने वाली हो? मैं कुछ सवाल पूछने के लिए वहां जा रही हूं। इससे मुझे चैन की नींद आएगी। बस मेरे वहां पहुंचने के बाद तुमको उस जगह का पता भेज दूंगी। ये कहने के साथ ही मंदाकिनी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मन की गहराई में वो अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या करेगी। उसने अपने हैंडबैग में चाकू को एक बार फिर से छूकर महसूस किया। वो चाकू वो उस राक्षस को सबक सिखाने के लिए अपने साथ ले जा रही थी, जिसने उसकी मां को प्रताड़ित किया था और बेरहमी से मार डाला था। उस जानवर को उसकी सजा मिलनी चाहिए थी और वो उसे नरक का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि केवल मृत्यु ही उसके पापों के लिए पूर्ण प्रायश्चित होगी। वो हाईवे में बाईं ओर मुड़ गई और 5 किलोमीटर तक कीचड़ भरे रास्ते से चलती रही। तभी अचानक सड़क खत्म हो गई। उसने अपनी कार रोकी और बाहर निकल गई। अपने गूगल मैप नक्शा चेक किया। उसे 5 किलोमीटर और जाना था। उसने अपनी दाहिनी ओर एक सकरी, उबड़ खाबड़ और मुश्किल से दिखाई देने वाली एक पगडंडी देखी, जो जंगल में कहीं अंदर तक जाती दिख रही थी। वो जानबूझकर उसके साथ साथ चलने लगी, दोनों तरफ की वनस्पति से अनजान, अपनी त्वचा पर आसपास की कांटेदार झाड़ियों से खरोचों और लाल धारियों को सहती हुई। उसने ताजा लाल धारियों के जलते दर्द की परवाह नहीं की। उसने पैरों के दर्द की परवाह नहीं की। वो चलती रही जब तक वह घने जंगल में एक छोटे से घर के सामने नहीं आ गई। उसने अपना मोबाइल लिया और सुशांत के साथ अपनी लोकेशन साझा की। उसने एक बार फिर चाकू को महसूस किया, जो उसके हैंडबैग के अंदर रखा गया था। उसने घर के बाहर एक चौकीदार को देखा। उसने आवाज देकर उसको अपनी तरफ बुलाया। बाप से आमना सामना। भानु प्रताप 60 के दशक के उत्तरार्ध में था। दोपहर के 2 बज रहे थे। उसने दोपहर का भोजन आधा घंटा पहले कर लिया था। उस दिन रसोइया जयराम ने भानु प्रताप के लिए विशेष खाना पकाया था। वो स्थान भानु प्रताप के लिए छिपने का एक आदर्श स्थान था। उसके आखिरी प्रयास में पुलिस के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे और उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी, लेकिन वो किसी तरह बचकर निकल गया था और पकड़ा नहीं गया था। वो 7 साल पहले की बात थी, जब वे सभी उसे इतने देशों में खोज रहे थे। वो इस खूबसूरत जगह में छिपा हुआ था। ये स्थान सिर्फ कमलनाथ को ही पता था। भानु प्रताप जानता था कि कमलनाथ उस जगह के बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहेगा, भले ही उसको जान से मारने की धमकी दी जाए। वो उसके लिए इतना वफादार व्यक्ति था, जो भानु प्रताप के लिए अपनी जान भी दे सकता था। रसोइया जयराम, नौकरानी रानी और चौकीदार वेणु, सभी को अच्छी तनख्वाह मिलती थी। वे सभी बहुत ही वफादार थे और वह किसी के सामने मुंह नहीं खोलने वाले थे। वो अपने बेडरूम में एक कुर्सी पर बैठ गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसने संतोष से आह भरी। अचानक बारिश शुरू होगी, धूमिल और गर्म, और उसके पीछे बरामदे के खुले स्थानों से एक हल्का सा हवा का झोंका आया। दूर झील के पार धुंध के माध्यम से पेड़ भूतों की तरह झिलमिला रहे थे। उसने एक सुंदर लड़की को देखा, जो उसके घर के गेट पर चौकीदार से कुछ पूछ रही थी। ये लड़की कौन है और इस जगह कैसे आ गई है? उसके चेहरे के बारे में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अचानक भानु प्रताप को कुछ याद आया। लड़की उस छोटी महिला की शक्ल में थी, जिसे उसने सालों पहले प्रताड़ित किया था और मार डाला था। हे भगवान, वो मेरी बेटी होगी, मंदाकिनी। उसने खिड़की से चौकीदार को चिल्लाकर कहा कि वो लड़की को अंदर आने दे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसने अपने दोनों हाथों में कंपन महसूस किया, डर के कारण नहीं बल्कि उसके प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण। मैं इतने वर्षों तक इतना मूर्ख और अभिमानी क्यों था, उसने दर्द से सोचा। 2 मिनट बाद वह भानु प्रताप के कमरे में दाखिल हुई। ओ माय डियर लिटिल गर्ल, वो उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन हतप्रभ होकर रुक गया क्योंकि मंदाकिनी उसकी ओर चाकू लहरा रही थी। वहीं रहो, मेरे पास मत आओ, मंदाकिनी ने चीख कर कहा और चाकू को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। क्या तुम मेरी बेटी हो? क्या तुम अपने पिता को मारने जा रही हो? क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूं और मैं उस राक्षस को मारने वाली हूं जिसने मेरी मां को मेरी आंखों के सामने मार डाला था। वो एक दुर्घटना थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने जानबूझकर तुम्हारी मां को नहीं मारा था। उसने मंदाकिनी की ओर एक कदम बढ़ाया। नहीं, वो चिल्लाई, तुम जहां हो वहीं रहो। अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगी। और उन अन्य हत्याओं के बारे में तुम्हारा क्या कहना है जो तुमने अतीत में की थी? तुम अपनी मां की तरह हो, तुम किसी को नहीं मार सकती हो। उसने मंदाकिनी की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए कहा। उसने बहुत ही फुर्ती से चाकू भानु प्रताप पर चला दिया। इसने उसकी बाह के ऊपरी भाग में एक छोटा सा कट लगा दिया। जलन और दर्द के बावजूद भानु प्रताप ने मंदाकिनी का हाथ पकड़ लिया और चाकू ले लिया और फिर धीरे से उस चाकू को कमरे के एक कोने में फेंक दिया। यदि तुम मुझे मारना चाहती हो तो आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा स्वागत है, लेकिन पहले मुझे घाव पर दवाई लगाकर पट्टी बांधने दो। उसने बिस्तर के बगल में एक दराज से प्राथमिक चिकित्सा किट ली और घाव पर खुद एक ड्रेसिंग कर दी। मंदाकिनी चुपचाप यह देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं अब तैयार हूं। अब तुम चाहो तो मेरी हत्या कर सकती हो। भानु प्रताप ने घाव पर पट्टी बांधने के बाद खड़े होकर मंदाकिनी की तरफ आते हुए कहा। वो रोने लगी। तुमने मेरी मां को क्यों मारा? वो सिसकने के बीच इन शब्दों को कहने में कामयाब रही। तुमने मुझे एक छोटा बच्चा भी नहीं माना। देखो, तुम्हारी बेल्ट ने मेरी पिंडली पर क्या किया। उसने अपनी दाईं टांग की पिंडली पर निशान दिखाया। मैंने अतीत में जो कुछ भी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे क्षमा कर दो बेटी। क्या केवल सॉरी कहना ही आपकी पापपूर्ण गतिविधियों के लिए पर्याप्त है? फिर मैं और क्या करूं? तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम पुलिस के पास जाओ और आत्मसमर्पण करो। मैं यही चाहती हूं। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस उम्र में जेल जाऊं? हाँ, बेशक। तुमने बहुत सारे बुरे काम किए थे और अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो तुम क्या करोगी? मैं पुलिस को तुम्हारा छिपने का ठिकाना बता दूंगी, बस। अगर तुम मुझे यहां से जिंदा जाने दोगे। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो। आह, एक अद्भुत व्यक्ति का क्या बयान है जिसने अपनी पत्नी को मार डाला। ठीक है, ठीक है, कृपया मुझे अपने इन तीखे शब्दों से और घायल मत करो। मैं कल आत्मसमर्पण कर दूंगा। क्या तुम मुझे पिताजी कहोगी? आप पहले आत्मसमर्पण करें, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी। कम से कम आज रात इस गरीब पिता के साथ रहो और मेरे साथ रात का खाना खाओ। भानु प्रताप ने भीख मांगी और दोनों हाथ जोड़ दिए। हालांकि वो वहां रहने के मूड में नहीं थी, लेकिन उसने उसकी उम्र को देखते हुए इसे स्वीकार कर लिया और कल वह उसकी बातों का सम्मान करते हुए कानून के पंजे में चला जाएगा। तुमको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्या किसी ने इस जगह के बारे में तुमको बताया था? आपके सहयोगी कमलनाथ ने मुझे बताया। वह आपके लिए क्यूबा के सिगार के कुछ पैकेट लाए हैं। मुझे उन्हें धन्यवाद देना है, भानु प्रताप ने कहा और कमलनाथ को अपने सेलफोन से फोन लगाया। हाय दास, सब कुछ के लिए धन्यवाद। तुम अमेरिका से कब लौटे? 2 दिन पहले बॉस। पुलिस से दूर रहो। ठीक है बॉस। दास, मैं अब अपनी बेटी के साथ हूं। खुश रहो बॉस। मैं अपनी सारी दौलत उसे देने जा रहा हूं। सुरक्षित रहो। ठीक है, अलविदा। उसने फोन बंद करते हुए कहा। मंदाकिनी बातचीत का दूसरा पक्ष नहीं सुन पा रही थी कि दूसरी तरफ से कमलनाथ क्या बोल रहा था। भानु प्रताप की हत्या। अगली सुबह हुई और चिड़ियों की आवाजें आने लगी। खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी कमरे के अंदर
आना शुरू हो गई थी। सूरज की पहली किरण ने कमरे को रोशन किया और मंदाकिनी की कोमल त्वचा को छुआ। वो उठी और अपनी धुंधली आंखों को अपने हाथों से मलने लगी। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगी। बीती रात वह ठीक से सो नहीं पाई थी। आसपास के जंगल से तरह तरह की आवाजें आने के कारण उसके लिए अपनी आंखें बंद करना संभव नहीं था। आधी रात की बाद ही वह धीरे धीरे एक हल्की नींद में जाने में सक्षम हुई थी। वो बिस्तर से उठी, बाथरूम में गई, ब्रश किया, अपना चेहरा धोया और बाहर आ गई। उसने अपने पिता के कमरे में जाकर ये देखने के लिए सोचा कि वो वहां सो रहे थे या फिर रात में ही उस जगह से भाग गए थे, पुलिस को आत्मसमर्पण के भय से। अपने मन में इस विचार के साथ वो पिता के कमरे में चली गई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जब उसने बिस्तर पर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस कमरे के अंदर के विभत्स दृश्य को देखकर एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा अपने मुंह पर दबाकर वह बाथरूम में भाग गई। उसको मितली आ रही थी। उसने बाथरूम में एक बार फिर से हाथ मुंह धोए और फिर बाहर कमरे में वापस आ गई। तब तक उसने खुद को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन तब भी उसको हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। बिस्तर के किनारे पर बैठकर उसने धीरे धीरे अपनी दिमाग की नसों को शांत किया और अपने आप को शांत कर लिया। वो फिर अपने पिता के कमरे की ओर चल दी। भानु प्रताप अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और चाकू उनकी गर्दन के दाहिने हिस्से में घुसा हुआ था। उसकी बेजान आंखें छत को ताक रही थी। वो मरा हुआ इंसान किसी चीज को घूट तो नहीं सकता था, क्योंकि वो पथरीली आंखें अब बेजान थी। उसके गले और बिस्तर के ऊपर गहरे लाल रक्त का एक धब्बा बन गया था। वो खून तब तक सूख चुका था। भानु प्रताप की नब्ज की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही मर चुका था। ऐसा लग रहा था कि चाकू ने उसके गले की मुख्य नली को काट दिया था। तभी अचानक मंदाकिनी की नजर उस चाकू पर रुक गई। उसने चाकू को ध्यान से देखा। ये वही चाकू था जो वो अपने साथ अपने हैंडबैग में लेकर आई थी। हे भगवान, ये कैसे संभव है? उसके हाथ कांप रहे थे। मेरा चाकू तो मेरे बैग में था, तो फिर मेरे चाकू से मेरे डैडी की हत्या कैसे हो सकती? कोई बहुत बड़ा रहस्य है। उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिल एक बहुत गहरे आघात के साथ उसकी छाती के अंदर दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे फिर चक्कर आने लगा। वो डाइनिंग हॉल में गई और एक गिलास पानी पिया। उसने फिर से खुद को शांत किया और सोचने की कोशिश की कि आगे क्या करना था। चौकीदार, रसोइया और नौकरानी भी कहीं भी नहीं दिख रहे थे। पुलिस को कॉल करने से पहले वो चाहती थी कि सुशांत को ये सब कुछ बता दे, क्योंकि वो जानती थी कि शायद सुशांत ही उसे एक आदर्श समाधान दे सकता था। उसने तुरंत ही सुशांत का नंबर डायल कर दिया। ओ सुशांत, मैं एक गहरी मुसीबत में हूँ। उसने कांपती हुई आवाज के साथ पूरी कहानी सुनाई। वहीं रहो, कहीं मत जाना और किसी भी चीज को छूना मत। मैं वहां आ रहा हूं। अब तुम सबसे पहले फोन करके पुलिस को बुलाओ, सुशांत ने बहुत ही समझदारी से मंदाकिनी को कहा। पुलिस को सूचना। सुबह 9:30 बजे पुलिस इंस्पेक्टर गंगाधरन और उनकी टीम मौके पर पहुंच गए और काम पर लग गए। इंस्पेक्टर गंगाधरन 48 वर्ष का था और उसके पास सेवानिवृत्ति तक जाने के लिए केवल 3 दिन थे। वह इस उम्र में भी अच्छी तरह से मजबूत मांसपेशियों वाला इंसान था और अपने काम को कर्तव्य समझकर करता था। उसने उस आदमी को देखा जो बिस्तर पर बेजान पड़ा था। उसको घाव और चाकू को देखकर यह अनुमान हो गया था कि मरने वाले के गले की दोनों मुख्य नसें काट दी थी उस चाकू ने। शिव, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर शिव कुमार से पूछा। हत्यारे ने उसकी गर्दन पर वार किया हो सकता है, जिससे कैरडेट और जुगुलर दोनों नसें अलग हो गई थी, जिससे तुरंत मौत हो सकती थी, शिव ने उत्तर दिया। क्या आपको ऐसा लगता है? बिस्तर पर खून की मात्रा पर ध्यान दें। सर के पास पलंग पर धब्बा तो है, पर थोड़े से खून का। जब कैरडेट और जुगुलर दोनों नसें काट दी जाती हैं तो इतना कम खून नहीं बहता है। इससे आपका क्या मतलब है सर? शिव ने उत्सुकता से पूछा। गंगाधरन ने आगे कहा,
चाकू के गर्दन पर लगने से पहले ही आदमी की मौत हो गई थी। चाकू दिल के रुकने के बाद ही मारा गया होगा। खून के इस छोटे से धब्बे का यही एकमात्र कारण है। मुड़ी हुई नाक देखो, शायद इसका दम तकिए से इसका मुंह दबाकर निकाला गया था। उस तकिए को वहां देखो, तकिया यहां ले आओ। वो देखो, तुम तकिए पर खून का एक छोटा सा धब्बा देख सकते हो। शिव ने वो तकिया लिया, बीच में एक छोटा सा लाल धब्बा देखा। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, उसने बहुत ही हैरान होते हुए कहा। कमरा बहुत बड़ा था, 2 खिड़कियां थी, एक घर के प्रवेश द्वार की ओर और दूसरी दाहिनी ओर। दोनों खिड़कियां बंद थी, लेकिन अंदर से लॉक नहीं लगा था। उसने प्रवेश द्वार के सामने की खिड़की खोली। उसे वहां से चौकीदार का कक्ष दिखाई दे रहा था। फिर उसने घर की दाहिनी ओर की खिड़की खोली। वहां बहुत सारी वनस्पतियां थी जो एक घनी झाड़ी का निर्माण करती थी। एक नीम के पेड़ की एक मजबूत शाखा ने खिड़की को छुआ हुआ था। उन्होंने दरवाजे की जांच की। अंदर के ताले के पास एक कील पर एक चाबी टंगी थी। और एक बात, भानु प्रताप जैसे भारी आदमी का गला घोटने के लिए एक अच्छी तरह से निर्मित और एक एथलीट शरीर का होना चाहिए। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। क्या कांस्टेबल ने फॉरेंसिक जांच करने वाले लोगों को सूचित कर दिया? हाँ सर, वे रास्ते में हैं, किसी भी समय यहां पहुंच जाएंगे। गंगाधरन ने अपने आसपास खड़े लोगों को देखा और मंदाकिनी से पूछा, मुझे लगता है कि आप ही थी जिन्होंने इस हत्या की खबर देने के लिए पुलिस स्टेशन फोन किया था। वो कुछ देर सोचती रही और फिर उसने हाँ में सर हिला दिया और मुंह से कुछ नहीं कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, आप मुझे सब कुछ खोल कर बताइए कि क्या हुआ था। उसने भानु प्रताप के गले में लगे अपने चाकू के अलावा इंस्पेक्टर को सब कुछ साफ साफ बता दिया। मिस मंदाकिनी, आपको इस जगह के बारे में कब मालूम चला था? जी सिर्फ कल ही। कैसे पता चला था? मंदाकिनी उन्हें कमलनाथ के बारे में बताने वाली थी कि वो अभी भारत आया था और वो अब एक अच्छा इंसान बन गया था, लेकिन उसने इसके खिलाफ सोचा और सच्चाई न बताकर कहा, मैंने भानु प्रताप के सहयोगी कमलनाथ को अमेरिका में फोन किया था। उन्होंने मुझे यह जगह बताई, इस सच्चाई को छिपाते हुए कि कमलनाथ अभी भारत में था। उसने सोचा कि पुलिस वाले अमेरिका में उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे। ठीक किस समय तुमने भानु प्रताप को मरा हुआ देखा? सुबह लगभग 7:30 बजे। आपने हमें 9 बजे ही बुलाया था। आपने हमें कॉल करने में लगभग 1.5 घंटा क्यों लगाया? पहले मैं खुद ही बहुत परेशान और हैरान थी और मुझे खुद को संभालना ही मुश्किल हो गया था। मुझे 15 मिनट के लिए चक्कर आया। फिर मुझे अपने कमरे में कुछ पानी पीने के लिए जाना पड़ा। मैं अपने बिस्तर पर एक और 15 मिनट के लिए बैठ गई थी। फिर मुझे नहीं पता कि क्या करना था। मैंने अपने मंगेतर को उसकी राय के लिए बुलाया। फिर मैंने सभी नौकरों से कहा कि जब पुलिस आए तो वो सब यहीं रहे। बस इसलिए मैंने सब कुछ के बाद आपको 9 बजे फोन किया था। और पूछताछ। उसी समय सुशांत आ गया। मंदाकिनी ने उसे इंस्पेक्टर से मिलवाया। क्या दरवाजा अंदर से बंद था? नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैंने छुआ तो दरवाजा खुल गया था। तो फिर जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है वो भानु प्रताप को अच्छी तरह से जानता था। सब इंस्पेक्टर शिव ने अनुमान लगाकर कहा। गंगाधर ने कहा, या हत्यारे द्वारा दरवाजा खोला रखकर हमें भ्रमित करने की कोशिश भी हो सकती है। वो चौकीदार की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? इस आदमी के पास हत्या के लिए आवश्यक ताकत है। इंस्पेक्टर ने चौकीदार के तगड़े शरीर को देखकर सोचा। वेणु सर, मेरा नाम वेणु है।
तुम कहाँ रहते हो? पूछते ही इंस्पेक्टर को लगा कि वो वेणु नाम का चौकीदार कुछ शंकास्पद दिख रहा था। हम तीनों रानी और जयराम की तरफ इशारा करते हुए वेणु ने कहा, अलग अलग घरों में रहते हैं जो जंगल से लगभग 100 मीटर नीचे है। हमारे मालिक ने हमारे लिए उन घरों का निर्माण करवाया था। आओ व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करते हैं। इंस्पेक्टर गंगाधरन ने चौकीदार को अपने साथ बरामदे में खींच लिया। क्या तुमने रात के दौरान कोई आवाज सुनी थी? नहीं साहब। रात भर तुम कहाँ थे? मैं अपने केबिन में था सर। मैं अपने सन फोन में एक फिल्म देख रहा था सर। और तुम कितने बजे सोने गए थे? मुझे रात में नहीं सोना चाहिए सर, ये बॉस का आदेश था। क्या तुमने कल रात अपने बॉस के कमरे में किसी को देखा था? नहीं साहब। आपने अपने बॉस को आखिरी बार कब देखा था? मैंने उनको खिड़की से देखा था जब वह लड़की चिल्ला रही थी और बॉस की तरफ चाकू लहरा रही थी। इस लड़की के हाथ में चाकू? हाँ साहब, वो लड़की चिल्ला रही थी और बार बार बॉस से कह रही थी, पुलिस के पास जाओ और आत्मसमर्पण करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कितने बजे की बात है? शाम के करीब 4 बजे सर। फिर क्या हुआ था? मैंने सोचा था कि लड़की ने बॉस को घायल कर दिया होगा, वो थोड़ा चिल्लाए थे। फिर बॉस किसी तरह लड़की से चाकू झपट लेने में कामयाब हुए थे और दोनों ने थोड़ी देर बात की। इसलिए मैं अपने केबिन से नहीं हिला था और वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा था। वैसे वेणु, क्या तुम्हारे पास अपने बॉस के कमरे की अतिरिक्त चाबी है? नहीं सर, मुझे क्यों चाहिए? ठीक है, अब तुम जा सकते हो और उस नौकरानी रानी से कहो कि आकर मुझसे मिले। सर, फॉरेंसिक लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया और आपके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कांस्टेबल ने घोषणा की। गंगाधरन ने निर्देश दिया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहो, मैं यहां पूछताछ में व्यस्त हूं। उन्होंने आगे कहा, और लोगों को शव गृह में स्थानांतरित करने के लिए कहें। गंगाधरन ने फिर से निर्देश दिया। नौकरानी रानी आ गई। इस घर में आपके क्या क्या काम है? कस्बे से किराने का सामान और सब्जियां खरीदने के अलावा सफाई, धुलाई और छोटे छोटे नियमित काम। ठीक है। आपने अपने बॉस को आखिरी बार कब देखा था? जब मैं शाम के 8 बजे उनको और इस लड़की को रात का खाना परोस रही थी सर। क्या आपने उनके बीच की बातचीत पर ध्यान दिया था? बॉस ने लड़की से कहा कि वो सभी संपत्तियों को उसके नाम पर स्थानांतरित करने जा रहे थे। लड़की ने बॉस से कहा था कि उसको बॉस की कोई भी संपत्ति नहीं चाहिए थी। वो चाहती थी कि बॉस उनकी पूरी संपत्ति को उस अनाथालय के नाम कर दे जिस अनाथालय में उस लड़की का पालन पोषण हुआ था। आप रात में कहां सोई थी? सीढ़ी के नीचे एक छोटे से कमरे में सर। क्या आपने कोई असामान्य आवाज सुनी थी? नहीं साहब। वेणु ने मुझे बताया कि उसके पास भानु प्रताप के बेडरूम की एक अतिरिक्त चाबी है। क्या आपके पास भी है? नहीं सर, केवल वेणु के पास अतिरिक्त चाबी है। उसने मुझे बताया कि बॉस ने उसे आपात स्थिति में प्रयोग करने के लिए एक अतिरिक्त चाबी दी थी। वेणु ने अतिरिक्त चाबी के बारे में झूठ क्यों बोला? इंस्पेक्टर गंगाधरन ने हैरान होकर मन ही मन कहा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो और रसोईया जयराम से कहो कि आकर मुझसे मिल ले। रानी राहत के साथ पीछे हट गई। दोपहर के 1 बज चुके थे। पूछताछ पूरी करने के बाद उसे काफी काम करना पड़ रहा था। चूंकि उनकी सेवानिवृत्ति में अभी 3 दिन बाकी थे, इसलिए इंस्पेक्टर इससे पहले इस मामले को खत्म करना चाहते थे। जयराम भी आ गया और इंस्पेक्टर के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। आपने अपने बॉस को आखिरी बार कब देखा था? मैंने उनको और उस लड़की को शाम 8 बजे देखा था, जब रानी उन्हें रात का खाना परोस रही थी।
बाकी सारी बातें उसने ठीक वैसी कही जैसी नौकरानी रानी ने कही थी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। वैसे क्या आपके पास अपने बॉस के बेडरूम की अतिरिक्त चाबी है? नहीं साहब। क्या अन्य लोगों के पास अतिरिक्त चाबी है? मैं नहीं जानता सर। इंस्पेक्टर गंगाधरन ने सोचा कि वो रसोइया सतर्क हो गया था। रात में आप कहाँ रुके थे? रसोई के बगल में स्टोर रूम में सर। क्या आपने कोई असामान्य आवाज सुनी थी रात को? नहीं साहब। अब आप जा सकते हैं। गंगाधरन सब इंस्पेक्टर की ओर मुड़ा। शिव, लड़की और चौकीदार को अपने साथ ले आओ, हमें कुछ और पूछताछ करनी है। क्या आपको उन पर कोई शक है? सबसे पहले हम लड़की को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि मौत गला घोटने के कारण, दम घुटने के कारण हुई थी। किसी भी तरह हमें शव परीक्षण से पुष्टि करनी होगी। लड़की इसे अकेले नहीं कर सकती थी। क्या होगा अगर उसे बाहर से मदद मिली हो तो? तुम्हारा मतलब उसके मंगेतर से है? गंगाधरन ने कहा। लड़का हत्यारा नहीं दिखता। इसके अलावा लड़की ने अपने पिता को सिर्फ कानून के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। उसे उसके पैसे भी नहीं चाहिए थे। यही तीनों नौकरों ने भी कहा है कि उस लड़की को बॉस की संपत्ति नहीं चाहिए थी। कुछ देर के बाद सब इंस्पेक्टर लड़की मंदाकिनी को इंस्पेक्टर के सामने ले आया। तुमने झूठ क्यों बोला? गंगाधरन ने उसके चेहरे पर कड़ी नजर डालकर पूछा। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला सर। आपने अपने साथ लाए चाकू के बारे में नहीं बताया था। मैंने सोचा कि यह अनावश्यक था सर। कल तुमने उस चाकू से अपने पिताजी को नुकसान पहुंचाया था। कल रात को उनकी बाह पर उनको घायल किया था। मैंने उनको अपने से दूर रखने के लिए बस चाकू को एक बार हवा में चलाया था, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और अपनी बाह को घायल कर लिया था। क्या ये वही चाकू है जो उनकी गर्दन में घुसा था? मैं ये नहीं जानती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? अगर चाकू पर आपकी उंगलियों का निशान है तो आपको कुछ समस्या हो सकती है। आप अभी जा सकती हैं, लेकिन जब तक मामला बंद नहीं हो जाता तब तक आपको शहर में रहना चाहिए। जब भी हम आपको फोन करें आपको स्टेशन पर आना होगा। मंदाकिनी ने जाने से पहले इंस्पेक्टर को गौर से देखा और कहा, धन्यवाद सर। मंदाकिनी के जाने के बाद गंगाधरन ने सिपाही से कहा कि उसे एक गिलास पानी लाकर पिला दे। दिन गर्म और उमस भरा था। उसका पेट खाने के लिए तरस रहा था। शिव, क्या घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? 2 थे, एक आगे दूसरा पीछे। किनारे घने पेड़ों के पत्तों से ढके हुए हैं। मैंने सोचा कि इसलिए उन्होंने क्षेत्रों को कवर नहीं किया। मैंने फुटेज देखे, उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। चौकीदार के पास अपने मालिक के कमरे की एक अतिरिक्त चाबी है। कोई मालिक नौकरों को अपने कमरे की चाबी नहीं देगा। आप क्या कहते हैं शिव? आप शायद सही कह रहे हैं सर। गंगाधरन वेणु की ओर मुड़े। हाँ, तुम हो? उन्होंने अपनी आवाज कठोर आवाज के साथ जारी रखा। क्या तुम्हारे पास उनके कमरे की अतिरिक्त चाबी है? ये एस सर, वो झुंझलाया। नौकरानी रानी ने शायद उसे सचेत कर दिया था। फिर तुमने झूठ क्यों बोला? क्षमा करें श्रीमान, कोर्ट आपको माफ नहीं करेगा, सिर्फ आपके सॉरी के लिए। वो चुप रहा। आपको चाबी कैसे मिली? ये मत कहना कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें चाबी दी थी। सर, मैं नकली चाबी बनवाई थी। तुमने उसके कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनाई? किस लिए? अपने मालिक को मारने के लिए। मैं तो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा सर। मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए उसके लॉकर से कुछ पैसे चोरी करने की जरूरत थी। सिर्फ उसके कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनाकर तुम उसका लॉकर कैसे खोल लेते? सर, मैंने लॉकर को खोलने की विधि जानने के लिए दीवार घड़ी में एक छोटा कैमरा छुपाकर रखा था। कितना होशियार।
आपको पुलिस बल में शामिल होना चाहिए था। आप क्या कहते हैं शिव? उसने हंसकर फिश को याद करते हुए उम्मीद के साथ पूछा, क्या कैमरा अभी भी दीवार की घड़ी के अंदर है? तब शायद उसने हत्यारे को रिकॉर्ड किया होगा। सॉरी सर, मैंने कल से 1 दिन पहले कैमरा हटा दिया था। जब मैंने बॉस द्वारा अपनी बेटी को सारे पैसे देने की अफवाहें सुनी तो मैंने कल रात ही एक हिस्सा चुरा लिया। गंगाधरन थोड़ा निराश हुए। तुमने पैसे कब चुराए? सुबह करीब 1 बजे। क्या पैसे चोरी करते समय आपने अपने बॉस को देखा था? हाँ सर, वो गहरी नींद में था। क्या आपको यकीन है? हाँ सर, उस समय वो खर्राटे ले रहा था। और तुमने उसको नहीं मारा? हाँ सर, भगवान की कसम। नौकरानी को कैसे पता चला कि आपके पास अतिरिक्त चाबी है? मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि बॉस ने आपातकालीन उद्देश्यों के लिए मुझे एक अतिरिक्त चाबी दी थी। तुमने पैसे कहाँ रखे थे? मैं पैदल चलकर अपने घर गया और पैसे वहीं रख दिए। तुम कब लौटे? सुबह के करीब 4 बजे। तो इसका मतलब चौकीदार 3 घंटे तक अपने केबिल में नहीं था। गंगाधरन सोचने लगा। तुमने लौटने में इतना समय क्यों लगाया? वरुण अपना सिर खुजलाना शुरू किया और मूर्खता से कहा, सर, मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूं। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे बयान में एक भी झूठ लगता है तो मैं तुम्हें थाने तक खींच लूंगा। इसे अपने दिमाग में रखो। अब जाओ। शिव, इस परिसर को सुरक्षित करने के लिए यहां 3 कांस्टेबल तैनात करें। गंगाधरन ने स्टेशन पर दोपहर का भोजन समाप्त किया और एसआई को बुलाया। शिव, क्या फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार है? हाँ सर, मैं इसे आपके पास लाता हूँ। फॉरेंसिक रिपोर्ट उतनी मददगार नहीं थी। इसमें चारों लोगों के फिंगरप्रिंट और भानु प्रताप को दिखाया गया था। उम्मीद के मुताबिक लॉकर के हैंडल पर वेणु के फिंगरप्रिंट मौजूद थे और चाकू में लड़की के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि मौत का कारण दम घुटना था और मौत का समय सुबह के करीब 1 से 2 बजे था। इससे लड़की मंदाकिनी शंका के घेरे से बाहर हो गई थी। अचानक गंगाधर ने पूछा, शिव, हम केवल घर के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, किसी बाहरी व्यक्ति के शामिल होने की संभावना के बारे में नहीं सोच रहे? जी श्रीमान, कोई बाहरी व्यक्ति कैमरे से बचकर घर में कैसे प्रवेश कर सकता था? दाईं ओर से या घर के बाईं ओर से? हाँ बिल्कुल, तो आइए घर के दाएं और बाएं हिस्सों पर एक नजर डालते हैं। वे फिर से गाड़ी में बैठकर घर के इलाके में चले गए। उन्होंने जीप को गंदगी वाली सड़क के अंत में खड़ा किया। पगडंडी पर चलने से पहले गंगाधर ने कहा, शिव रुको, आइए यहाँ कुछ और गाड़ियों के टायर के निशान खोजें। सबसे पहले उसने एक छोटी सेडान गाड़ी के टायर के निशान से देखे। उसने सोचा कि वो लड़की मंदाकिनी की कार होगी। तभी एक मोटरसाइकिल के टायरों के निशान मिले। युवती का मंगेतर बाइक से आया था। तभी उनकी अपनी जीप के टायरों के निशान देखे। उन्होंने और टायर के निशान देखे। जहां उन्होंने अपनी जीप खड़ी की थी वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर उसने देखा कि टायर के निशान का एक जोड़ा जंगल में लगभग 10 मीटर की दूरी पर जा रहा था। उसने घुटने टेके, अपनी जेब से 1 इंच का टेप निकाला और उसकी चौड़ाई नापी। ये लगभग 240 मिलीमीटर था। वो सीधा हुआ और एसआई से कहा, शिव, हमारा आदमी एसयूवी या एमपीवी से आया होगा, सेडान से नहीं। उन्होंने आगे कहा, एसयूवी और एमपीवी के टायरों की चौड़ाई 205 और 235 मिलीमीटर के बीच होती है। 5 मिलीमीटर कीचड़ से के कारण ज्यादा या कम, और किनारे में कीचड़ के लिए 5 मिलीमीटर लें। ये किसी स्कॉर्पियो या इनोवा गाड़ी के टायर के निशान होने चाहिए। उसने विपरीत दिशा में एक और अलग टायर के निशान देखे, वे भी जंगल में। वो भी नापा। उस टायर के निशान की चौड़ाई 210 मिलीमीटर थी। ये बहुत ज्यादा नहीं था अंतर। वे निशान तब बने होंगे जब वह आदमी वापस लौट रहा था, इसलिए वे विपरीत दिशा में मौजूद थे। गंगाधर ने सोचा, ठीक है, घर चलते हैं और देख लेते हैं। वे सकरी पगडंडी से चलकर घर तक गए।
जब वे घर पहुंचे तो शाम के 4:30 बज रहे थे। चूंकि गर्मी का मौसम था, धूप अभी भी तेज थी। वहां तैनात आरक्षकों ने उन्हें सलामी दी। उन्होंने सिर हिलाया और पहले घर के दाहिनी ओर गए। वहीं पहली मंजिल में भानु प्रताप का शयन कक्ष था। गंगाधरन को वनस्पतियों के बीच कुछ हल्के जूते के निशान दिखाई दे रहे थे। गंगाधर ने घोषणा की, मैं उनके शयन कक्ष तक पहुंचने के लिए नीम के पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूं। सर आप यही रुकिए, मैं ऊपर जाऊंगा, शिव ने स्वेच्छा से कहा। ठीक है, फिर अपने दस्ताने पहन लो, 2 या 3 छोटी डिब्बियां ले लो। आपको पेड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति के बालों के रेशे या खून के धब्बे मिल सकते हैं। शिव पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की खुरदुरी छाल ने उसकी त्वचा को खरोच दिया और कुछ खरोच के निशान दे दिए। सबूत। सर मुझे बालों के 2 रेशे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ले लो और डिब्बे में डाल लो। मुझे कोई खून का दाग नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आओ, गंगाधर ने आदेश दिया। एक बार जब वे अपनी जीप के अंदर से, गंगाधर ने पूछा, शिव हमारे पास क्या सबूत है? सिर्फ 2 बालों के रेशे सर, शिव ने मासूमियत से कहा, जिसके कारण गंगाधरन को अच्छी हंसी आई। हम जानते हैं कि मौत का समय सुबह 2 से 3 बजे के बीच था और वाहन एक एसयूवी या एमवीपी हो सकता है। इस राजमार्ग पर शहर के पास यहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक सिग्नल है। सड़क के किनारे कोई सड़क नहीं थी। सिग्नल और इस गंदगी वाली सड़क के बीच का इलाका। अगर हम एसयूवी और एमवीपी गाड़ियों के बारे में पता करते हैं जो सुबह 1 से 3 बजे के बीच यहां से गुजरी थी, तो हम आसानी से उस विशेष कार का पता लगा सकते हैं। आप सही कह रहे हैं सर। वो दोनों ट्रैफिक कंट्रोल सेक्शन में गए और हाईवे पर लगे कैमरों की जरूरी फुटेज मांगी। उनके द्वारा खोजे गए डिजाइनों में लगभग 12 कारें थी। 3 इनोवा, 2 स्कॉर्पियो, 3 क्रेटा, 2 फॉर्च्यूनर और 2 बोलेरो। शिव, एक आदमी अपराध करने के बाद क्या करेगा? अगर वो नौसिखिया है तो वह सीधे अपने घर की सुरक्षा में जाएगा श्रीमान, शिव ने उत्तर दिया। यदि वह पुराना अपराधी है तो वह शराब पीने के लिए एक बार में जा सकता है या वह कुछ अन्य सुखों में लिप्त होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहले मान ले कि हमारा आदमी नौसिखिया है, इसलिए जंगल में अपना काम खत्म करने के बाद वो 2 घंटे के भीतर वापस आ गया होगा। तो चलो 2 घंटे की समय सीमा दें। मृत्यु के समय को ध्यान में रखते हुए 2:30 से 4:30 के बीच की समय सीमा में लौटने वाली कारों की खोज करते हैं। यदि हमें कोई मिलती है तो वो हमारा आदमी है। दोनों ने घबराकर फुटेज देखा। वे अब अपराधी के करीब थे। मामले का अंत। उसके बाद वह शांति से सेवानिवृत्त हो सकता था। अचानक शिव चिल्लाया, सर वो स्कॉर्पियो देखें, वही कार जो 2 घंटे पहले गई थी। मैंने नंबर प्लेट नोट किया। हमने उस आदमी को पकड़ लिया सर। शिव खुशी से उछल पड़ा। कार कितने बजे सिग्नल पर पहुंची? 4:15 सर। ठीक है, मालिक का नाम और पता करो। 20 मिनट के बाद जब गंगाधर ने कार के मालिक का नाम देखा तो वो अचरज से भर गया। ये तो जैसे अंधेरे में मारा गया तीर निशाने पर जा लगा था। और करीब गंगाधरन और शिव दोनों कार के मालिक के घर के सामने खड़े थे। कार पोर्टिको में खड़ी थी। उन्होंने देखा कि पहियों की बाहरी सतह पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। गंगाधरन ने दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबाया। दरवाजा खोला गया। सुशांत दरवाजे पर आया, लेकिन इंस्पेक्टर को देखकर हैरान रह गया। ओह, कृपया अंदर आइए सर। सुशांत ने उन्हें अंदर जाने के लिए व्यापक रूप से दरवाजा खोला। कृपया बैठिए। ये एक अच्छा घर है मिस्टर सुशांत, गंगाधरन ने टिप्पणी की। आप दोनों क्या पसंद करेंगे, कॉफी या चाय? बस 1 गिलास पानी प्लीज। माँ, 2 गिलास पानी लाओ। करीब 50 बरस की एक महिला एक ट्रे में 2 गिलास पानी लेकर आई। ये मेरी माँ है सर। माँ, ये इंस्पेक्टर गंगाधरन है और वो एसआई शिव कुमार है। सुशांत ने उन्हें
अपनी माँ से मिलवाया। उसकी माँ ने मुस्कान और नमस्कार के साथ उनका स्वागत किया। दोनों ने माँ को नमस्कार किया। तुम्हारे पिता कहाँ हैं सुशांत? गंगाधर ने पूछा। वो अब नहीं रहे साहब, मुझे माफ करें। ठीक है सर। तुम दोनों ही इस घर में रह रहे हो? उसकी माँ कांपती हुई आवाज में बोली। 7 साल पहले। माँ ठीक है, कृपया शुरू न करें, ये हमारे मेहमान हैं। उसकी माँ ने अपनी आंखें पोंछी, उनसे सॉरी कहा और घर के दूसरे कमरे में चली गई। सुशांत, तुम्हारी माँ ने क्या बताने की कोशिश की? ऐसा कुछ नहीं है सर। बेहतर अब तुम मुझे बताओ कि आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं? सुशांत ने पास की मेज पर एक तस्वीर की ओर इशारा किया। वो मेरी बहन थी, उसने कांपती आवाज में कहा। एक शैतान ने उसे चकनाचूर कर दिया। क्या हुआ था? 16 साल की उम्र में उसका बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। क्या पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया? वे उस व्यक्ति के बारे में निश्चित थे जिसने उस बुरे काम को किया था, लेकिन उनके पास उसे दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं था। वो कौन था? आप विश्वास नहीं करेंगे। वो शैतान था भानु प्रताप। गंगाधरन और शिव ने दृष्टि का आदान प्रदान किया। तो तुम कल रात उसके घर गए, पेड़ पर चढ़ गए, उसके कमरे में घुस गए और बदला लेने के लिए उसे मार डाला। आपके प्रश्न के पहले 3 भागों के लिए मेरा उत्तर हाँ है और अंतिम भाग के लिए मेरा उत्तर नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन तुम वहां उसे मारने गए थे। हाँ, मैं उसे मार देता अगर कोई और नहीं मारता तो। क्या आप हमें सच बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आप मुझे इस अपराध में फंसाना चाहते हैं तो मैं विरोध नहीं करूंगा। मैं उस कमीने को मारने वाले व्यक्ति के लिए खुशी खुशी जेल जाऊंगा। क्या आपकी मंगेतर, मेरा मतलब भानु प्रताप की बेटी मंदाकिनी को यह पता था? नहीं, वो यह नहीं जानती थी। हम पिछले 3 वर्षों से प्यार में हैं। 6 महीने पहले ही उसने मुझे बताया कि शैतान उसका जैविक पिता था। इससे पहले मैंने सोचा था कि वो एक अनाथ थी और उसकी परवरिश एक अनाथालय में हुई थी। उसने मुझसे यही कहा था। लेकिन एक बात पक्की है, वो उस बर्बर इंसान भानु प्रताप से उतनी ही घृणा करती थी जितनी मैं उससे घृणा करता था। तुम्हें उसके छिपने की जगह का पता कब चला? कल दोपहर, जब मंदाकिनी ने वहां पहुंचने के बाद फोन के जरिए उसका पता मुझे भेजा था। तुमने उसके बेडरूम में क्या देखा? जैसा आपने बताया, मैं पेड़ पर चढ़ गया था, अंदर गया था। बिस्तर पर बेजान शैतान को देखा जिसके गर्दन में चाकू घुसा हुआ था, तो मैं बिना कुछ छुए ही बाहर आ गया था। ठीक है, हम कम से कम अभी के लिए आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो हम आएंगे। कहीं मत जाइएगा, गंगाधरन ने आदेश दिया। आप जो भी कहें सर। खुलासा। गंगाधरन और शिव दोनों जीप में चढ़ गए। आगे क्या है सर? शिव ने पूछा। हम फिर से शुरुआती बिंदु पर आ गए। हमने कुछ छोड़ दिया शिव, गंगाधरन ने गहरे विचार के साथ कहा। चलो फिर से ट्रैफिक कंट्रोल सेक्शन में चलते हैं। जब वो उस खंड में दाखिल हुए तो एक पुराने मित्र ने उनका स्वागत किया। हाय गंगाधरन, आप कैसे हैं? 3 दिनों में रिटायर हो रहे हैं? हाँ, वैसे तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? वो अल्जाइमर बीमारी से लड़ रहे हैं। वो यहाँ मेरे साथ है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो अमेरिका में मेरे भाई के घर में है। ये भूलने की बीमारी ऐसी होती है। गंगाधरन के दिमाग में अचानक कुछ कौंधा। हे भगवान, मैं ये कैसे चूक गया? शिव, जल्दी आओ। वो दोनों ट्रैफिक सेक्शन में दौड़ पड़े। ठीक है, चलो फुटेज देखते हैं। मान लीजिए अगर एक अनुभवी अपराधी ने अपराध किया है तो वो अपना काम खत्म करके क्या करेगा? वो बार में जा सकता है और शराब पी सकता है या कुछ अन्य आनंददायक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस अपराध में शामिल है तो वो कब लौटेगा?
ये आसपास के सुखों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ठीक है, भानु प्रताप के घर तक कीचड़ वाली सड़क से करीब 15 किलोमीटर दूर एक बार और एक रिसोर्ट है। तो हो सकता है कि वो अपना काम खत्म करने के बाद रिसोर्ट के बार में गया हो। तो हमें उन सभी एसयूवी और एमपीवी कारों की तलाश करनी होगी जो सुबह 1 से 3 बजे के बीच की समय सीमा में सिग्नल से गुजरी थी। क्या आपको याद है कि हमने गंदगी वाली सड़क के बाईं ओर एक और टायर का निशान देखा था जिसकी माप लगभग 210 मिलीमीटर थी? वो एक और एसयूवी या एमपीवी होनी चाहिए, इसलिए हमें केवल उन कारों की तलाश करनी होगी। आपका मतलब उन सभी एसयूवी और एमपीवी से है जो सिग्नल को पार कर हाईवे पर आगे बढ़ रही थी? हाँ, हमने पहली गिनती कर ली है, वही 12 कारें। अब चलो रिसोर्ट में जाते हैं और वहां के सीसीटीवी की फुटेज की जांच करते हैं। वे रिसोर्ट में घुसे और फुटेज मांगे। शिव, हमें सिग्नल से रिसोर्ट तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया, इसलिए हमें ऐसे वाहन की तलाश करनी है जिसने रिसोर्ट तक पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लगा था। 12 वाहनों में से केवल 5 थे जो 30 मिनट के भीतर रिसोर्ट में पहुंचे सर। अन्य लोग सीधे जा रहे होंगे। देखते हैं कि कोई 1 घंटे के बाद आया या नहीं। उन्होंने इंतजार किया। सिग्नल पार करने के ठीक 90 मिनट बाद अचानक एक क्रेटा कार स्क्रीन पर दिखाई दी। नंबर प्लेट को देखो और उसका नाम और पता करो, वो हमारा अपराधी है। 10 मिनट बाद शिव ने उसे एक कागज थमा दिया जिसमें उस व्यक्ति का नाम और पता लिखा हुआ था। गंगाधर ने पेपर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। वो व्यक्ति वही था जो उसने सोचा था। क्या नाम को देखकर तुम्हारे दिमाग में कोई घंटी बजी शिव? मैं नहीं समझा सर। शिव, भानु प्रताप के छिपने वाले ठिकाने को कितने लोग जानते थे? चौकीदार वेणु, रसोईया जयराम, नौकरानी रानी, उसकी बेटी मंदाकिनी और सुशांत को पता था। आप एक और व्यक्ति को भूल गए। गंगाधर मुस्कुराए। और यही वो अपराधी है? मुझे नहीं पता सर, वो कौन है? शिव के आप भानु प्रताप के सहयोगी का नाम भूल गए? उनकी बेटी ने बताया था। हाँ सर, लेकिन उसने बताया कि वो अमेरिका में था। चलो देखते हैं कि वो अमेरिका में है या भारत में। शाम के 8 बज रहे थे। वे दोनों कमलनाथ के घर के सामने खड़े थे। वे पिछले दरवाजे को सुरक्षित करने के लिए अपने साथ 2 और कांस्टेबल ले आए थे। उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वह एक प्रशिक्षित कट्टर अपराधी था। गंगाधर ने दरवाजे की घंटी का बटन दबाया। दरवाजा खुला। कमलनाथ द्वार पर प्रकट हुए। तुरंत उसे पकड़ लिया गया और हथकड़ी लगा दी गई। उसे थाने लाया गया और बंद कर दिया गया। तुमने भानु प्रताप को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। हमारे पास बहुत सारे सबूतों के साथ आप पर बहुत सारे मामले हैं। आप जेल से बच नहीं सकते। मैं तो बस उत्सुकता से पूछ रहा हूँ, बस इतना ही। अगर आप बताना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। गंगाधरन जाने लगा। मैं आपको बताऊंगा, कमलनाथ ने शुरू किया। मैं भानु प्रताप के प्रति बहुत वफादार था। वो अक्सर कहता था कि कुछ और वर्षों के बाद मुझे सारा पैसा दे देगा, लेकिन जब उसकी बेटी आई तो उसने अपना मन बदल लिया। उसे वहां भेजना मेरी भूल थी। उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे उसके पिता के पास भेज दिया। लेकिन भानु प्रताप ने मुझे धोखा दिया। आप कैसे जानते हैं कि उसने आपको धोखा दिया? उसने अपनी बेटी का मार्गदर्शन करने के लिए मुझे धन्यवाद देने के बाद मुझे बताया। वो अपनी पूरी संपत्ति उसे देने के लिए बहुत खुश था। वो मुझे भूल गया था। उसने मुझसे जो कुछ कहा था वो सब भूल गया था। तभी मैंने उसे खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रश्न के साथ समाप्त किया। इस मामले में आप मुझे कैसे दोषी ठहराएंगे? हमें आपके बॉस के कमरे के पास पेड़ की एक शाखा पर 2 बालों के रेशे मिले। अगर उन बालों का डीएनए आपके साथ मेल खाता है तो वो निश्चित रूप से होगा कि आपका खेल खत्म हो गया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तुमने उसका गला घोट दिया,
फिर तुमने उसकी गर्दन पर फिर से वार क्यों किया? उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए। कितना अच्छा काम किया आपने। गंगाधरन ने जमाई के साथ उत्तर दिया, शिव, इस साथी का ख्याल कर रखना। उसने निर्देश दिया और अपने घर चला गया। सुशांत ने नाश्ते पर मंदाकिनी से पूछा, तुम मुझसे कब शादी करोगी? उसने पूरी तरह से मेल खाने वाले ब्लाउज, ऊंची एड़ी के साथ बैंगनी रंग की साड़ी पहनी हुई। उसके काले बाल पीछे खींचे हुए थे और एक पोनी टेल में सुरक्षित थे। उसकी आकर्षक आंखें बड़ी बड़ी और भरी हुई लग रही थी। मंदाकिनी थोड़ी शर्मा गई। उसके कोमल गाल गुलाब हो गए और पहले से ही सुंदर चेहरे पर और अधिक सुंदरता आ गई। उसकी मुस्कान लुभावन थी, उसकी हरकतें सुंदर थी। सुशांत उसकी सुंदरता पर पूरी तरह से मुग्ध था। अगले महीने मंदाकिनी ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल होगा। सुशांत खुशी से उछल पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।